हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 60 डिज़ाइन एंड सॉल्यूशन में। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैंकिंग टूल के बारे में और इसी के साथ साथ जो ब्लैंकिंग टूल बनाने में हमको जो प्रोसेस होता है, जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम एनएक्स में, वो सारे प्रोसेस हम इसमें देखते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में ये दिख रहा है कि ये इस तरीक़ा का ब्लैंकिंग टूल है। इस तरीके का ब्लैंकिंग टूल को हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टिल डिज़ाइनिंग। इसमें हम सारे देखेंगे फास्टनर कैसे देते हैं, असेंबलीज में कैसे क्या करते हैं, यहाँ बोल्ट कैसे देते हैं, डाबल कैसे देते हैं, तो ये सारे बॉटम प्लेट का थिकनेस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रिप लेआउट कैसे बनाते हैं, तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं पार्ट वाइज पार्ट बनाऊंगा। तो आज मैं एक छोटा सा कंपोनेंट लेता हूँ और उसको स्ट्रिप लेआउट में बताता हूँ और उसके आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक कंपोनेंट लिया, मुझे एक राउंड टाइप का कंपोनेंट काटना है जिसका डायमीटर है 30 mm। तो हम इसको क्या करेंगे, एनएक्स में इसको हम ब्लैंकिंग टूल इस कंपोनेंट का ड्रॉ करेंगे। लेकिन डिज़ाइन करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीका का डिज़ाइन को शुरुआत कैसे करते हैं, किस स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए डिज़ाइन से लेकर, तो उसके लिए बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेप टू फॉलो फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ प्रेस टूल। कोई भी प्रेस टूल डिज़ाइन करने के लिए हमको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जानकारी क्या क्या चीज़ चाहिए। तो पहला है मशीन। अब यहाँ मशीन लिखने का मतलब ये हो गया कि मशीन में जब आपको कोई भी कंपोनेंट मिला है तो उससे पहले कि वो ध्यान में रखना चाहिए हमें कि मशीन किस टनेज का है, कितना टन के मशीन पे आप काम कर रहे हो, मशीन का टनेज क्या है, मशीन का टीडीसी बीडीसी क्या है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर क्या है। फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट ड्राइंग का स्टडी। अब कंपोनेंट ड्राइंग में आप क्या स्टडी करोगे कि क्या डायमीटर है, डायमेंशन से रिलेटेड सारा स्टडी करोगे, मटेरियल से रिलेटेड सारा स्टडी करोगे। तो जब ये सारा स्टडी हो जाएगा, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कौन सा मटेरियल है, एमएस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ हद तक देख लेना चाहिए कभी ना कभी। तो फिर उसके बाद आता है कि अब आप कंपोनेंट देख के आपको फिर ये जानना पड़ता है कि भाई इस कंपोनेंट को किस टूल में बनाना है। तो उसके लिए आपको ब्लैंकिंग टूल बनाना है या फिर प्रोग्रेसिव टूल बनाना है। प्रोग्रेसिव टूल में 2-3 स्टेशन होते हैं, उसमें करना पड़ेगा, या फिर कॉम्बिनेशन टूल में बनाना है। तो ये इससे पता चलता है, कंपोनेंट स्टडी से ही पता चलता है, कंपोनेंट को देखने से ही समझ में आता है। फिर उसके बाद आएगा, जब इतना स्टडी हो गया, मेरा ऊपर का टॉप 3 पॉइंट्स स्टडी हो जाने के बाद फिर आता है स्ट्रिप लेआउट की बारी। अब स्ट्रिप लेआउट में हमें क्या देखना रहता है कि जो कंपोनेंट मुझे सीट से काटना है उसके लिए हम विड्थ, जो सीट का विड्थ लेंगे वो कितना लेंगे, लेंथ तो 1250 का आता ही है। उसके बाद उसके जो एजेस है, जो ब्रिजेस हो गए, पिच कितना होगा। फिर उसके बाद फ्रंट स्क्रैप कितना निकलेगा, रेयर स्क्रैप कितना निकलेगा। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग स्ट्रिप लेआउट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, फिर अब हम स्ट्रिप लेआउट का जब कैलकुलेशन हो गया तो हम कैलकुलेशन करते हैं फोर्स कितना लगने वाला है उसको। एक्चुअली में ये फोर्स कैलकुलेशन आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिप लेआउट बनने के बाद फिर आप प्लेट कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे कि एक मोटा मोटी हमको फिक्स मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि उतना ही रखना है थिकनेस, लेकिन एक डायमेंशन मिल जाता है कि हाँ उतना तो रखना है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है उसका प्लेट का थिकनेस को, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को आता है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमको क्लियरेंस कितना देखना है, क्लियरेंस कितना देना चाहिए, डाई में क्लियरेंस कितना होना चाहिए। अगर ब्लैंकिंग टूल बना रहे हैं तो पंच में क्लियरेंस होना चाहिए या फिर ड्राई में क्लियरेंस होना चाहिए। पंच में कितना क्लियरेंस हम छोड़े कि मेरा कंपोनेंट जो है, जो शेप का, जैसे 30 mm डायमीटर का है तो 30 mm डायमीटर आ जाए। तो हमने एक मान लिया कि ये जो स्ट्रिप लेआउट है, एक राउंड शेप का स्ट्रिप लेआउट हमने ऐसा करके बना दिया। ये इस तरीक़ा से स्ट्रिप लेआउट हमने 3 ले लिया, बना दिया। ये उसका सेंटर हो गया। तो जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया जो है, ये एरिया अपना क्या हो जाता है,
इसको हम बोलते हैं बैक स्क्रैप। क्या बोलते हैं? बैक स्क्रैप। ठीक है। और जो ये एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्रंट स्क्रैप। ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि बैक स्क्रैप कब बोला जाता है और फ्रंट स्क्रैप कब बोला जाता है। तो फ्रंट स्क्रैप तब बोला जाता है, सपोज करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, और कंपोनेंट को इस तरीके से फीड कर रहे हो, इस डायरेक्शन में पकड़े हो कंपोनेंट को, तो जो आपके फेस के पास होगा, जो आपसे क्लोज होगा, जो एज आपसे क्लोज होगा वो होगा फ्रंट स्क्रैप, और जो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो होगा बैक स्क्रैप। फिर बात करते हैं यहाँ पर ये जो एजेस है, ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिज के साथ आप डायरेक्ट ब्रिज बोलो या फिर आप इसको बोलो स्क्रैप ब्रिज भी बोल सकते हो। ठीक है। अब पिच की बात करते हैं, तो पिच क्या हो जाता है, पिच जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें तो अब ये एक सर्कल है मेरा, अब इसमें सेंटर पॉइंट सपोज ये हो गया, अब ये सर्कल है तो ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पिच बोलेंगे। ठीक है, तो इसको पिच बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, तो सीट का विड्थ ये हो जाएगा मेरा। अब सीट का विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये W हो जाएगा मेरा सीट का विड्थ। अब लेंथ तो भाई 1250 का आता ही है, सीट जो है वो हमारा 1250 का आता है, तो उसको हम लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो लेंथ हो गया 1250 का। अब विड्थ जो होगा ये होगा। अब विड्थ में क्या होगा, विड्थ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जो मैंने जैम बोर्ड में आपको बताया वो ये ड्राइंग है, यही चीज़ मैंने जैम बोर्ड में आपको बताया था कि बैक स्क्रैप है, स्क्रैप ब्रिज है और फ्रंट स्क्रैप होता है, एक स्ट्रिप लेआउट में पिच होता है। अब इसका परसेंटेज यूटिलाइजेशन, इस सीट का परसेंटेज यूटिलाइजेशन या फिर आप इकोनॉमिक फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, प्लस विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा स्ट्रिप लेआउट एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैलकुलेशन। तो पहला आ गया कि देख सकते हैं आप कि स्ट्रिप ब्रिज विड्थ। तो अब हम जनरल केस में क्या करते हैं कि 1.2 एक सेफ्टी फैक्टर होता है, उसको लेते हैं इनटू सीट थिकनेस। तो सीट थिकनेस यहाँ पर मेरा 2 mm है, तो स्क्रैप ब्रिज वेट कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 2 mm सीट थिकनेस, तो ये मेरा आएगा 2.4 mm के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट पिच कैलकुलेट करते हैं। जब मेरा स्क्रैप ब्रिज आ गया तो हम पिच कैलकुलेट करेंगे। तो पिच कैलकुलेट में क्या होगा कि ये जो पिच है इसमें आ गया 30, जो डायमीटर था उसका 30 mm डायमीटर था, तो 30 प्लस 2.4 mm का पिच, तो ये हो गया 32। आप इसको 32.4 आ गया तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि 32 लो या फिर 32.5 लो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रिप विड्थ की। अब स्ट्रिप विड्थ कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रिप विड्थ कितना हो गया 30 प्लस 4.8 mm, तो 34.8 mm हो जाएगा मेरा स्ट्रिप विड्थ। क्योंकि 2.4 mm स्ट्रिप ब्रिज हो गया तो दोनों साइड स्ट्रिप ब्रिज बनेगा, फ्रंट बनेगा और बैक बनेगा। तो फ्रंट में 2.4 प्लस बैक का 2.4 मिला के 4.8 हो गया, और उसको हमने डायमीटर के साथ ऐड करके दिया, तो ये मेरा स्ट्रिप विड्थ निकल के आ गया। फिर नंबर ऑफ रोज हमने कितना लिया था, नंबर ऑफ रोज 1 लिया था। फिर एरिया ऑफ ब्लैंक निकाल लेंगे। अब सर्कल का डायमीटर आपको पता है, तो एरिया ऑफ ब्लैंक निकालेंगे तो मेरा आएगा 706.5 mm स्क्वायर। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया उसको हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा इस ड्राइंग में। तो मैंने विड्थ निकाला था, विड्थ था हमारा 30 प्लस 2.4 प्लस 2.4, ये हमारा विड्थ हो गया। तो ये आ रहा था मेरा 34.8। ठीक है, 34.8 आ रहा था। तो वो कैसे आ रहा था, ये मेरा था W बराबर 34.8। तो ये कैसे आ रहा था, तो ये जो एज निकला था हमारा, ये जो एज था ये निकला था 2.4, तो 2.4 प्लस 2.4 ये वाला, तो ये दोनों को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया विड्थ। ठीक है। अब पिच कैसे करते हैं, पिच को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, तो पिच में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ब्रिज आ रहा है, ये वाला एरिया एक ब्रिज आ रहा है, तो ये जो एरिया है
इसका सेम जो होता है जो वैल्यू होता है वो स्ट्रिप ब्रिज फ्रंट या बैक के साथ होगा। तो ये मेरा था 2.4 mm। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो मेरा पिच होगा वो कितना होगा, वो होगा डायमीटर, जो उसका डायमीटर है। आप यहाँ से सेंटर टू सेंटर यहाँ लोगे तो ये 15 mm आएगा, और यहाँ से ये 15 mm आएगा, यानी कि 15 प्लस मतलब पहला का रेडियस प्लस दूसरा का रेडियस प्लस आपका 2.4 mm, 2.4 mm। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32.4 mm। तो आप कंसीडर कर सकते हो उसको 32 या फिर 35 कंसीडर कर सकते हो। अब सीट इकोनॉमिक फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं या फिर परसेंटेज यूटिलाइजेशन सीट का कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ब्लैंक इंटू नंबर ऑफ रोज, पिच डिवाइडेड बाय पिच इंटू स्ट्रिप विड्थ इंटू 100। तो एरिया ऑफ ब्लैंक मेरा था 706.5 और नंबर ऑफ रोज हमने मेरा एक ही था, तो हमने क्या किया, एक लिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 32 जो है वो मेरा पिच लिया है, मैंने कंसिडर किया। स्ट्रिप विड्थ हमने 34.8 लिया है। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज यूटिलाइजेशन जो निकल के आ रहा है वो है 63.44%। तो मेरा जो सीट यूटिलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है 63.44। अब जनरल केस में ये देखा जाता है कि अगर सीट यूटिलाइजेशन 60% से अबव हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीट है, मेरा जो यूटिलाइजेशन हो रहा है मेरा सीट का, जो मेरा वेस्ट है, जो मेरा स्क्रैप है, वो बहुत कम निकल रहा है। यानी कि 60% हर एक डिजाइनर को मान के चलना चाहिए। यहाँ पर 63.44% आ रहा है। तो ये तो था स्ट्रिप लॉट कैसे बनाते हैं और परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रिप लॉट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज मैं इसका पार्ट 1 मानता हूँ और इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो डाई प्लेट है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, डाई प्लेट का थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, और इसी के साथ साथ डाई प्लेट के थिकनेस के साथ साथ ही हम एनेक्स में उसका डिज़ाइन भी करते जाएंगे कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।